दिल्ली विधानसभा का चुनाव बड़ा ही रोचक होता जा रहा है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि दिल्ली में टुकड़ों टुकड़ों में मुद्दों को साधते हुए चुनाव को चरम सीमा पर पहुंचाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी अब तक 2 मैनिफेस्टो जारी कर चुकी है और आज उन्होंने तीसरा मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया। किसने? खुद गृह मंत्री अमित शाह ने। साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट बनाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर दिल्ली में बनती है तो 3 साल के बाद अरविंद केजरीवाल को सहपरिवार डुबकी लगाने की निमंत्रण भी गृह मंत्री अमित शाह जी ने दे दिया है। 10,000 रुपये श्रमिकों को दिए जाएंगे, 50,000 सरकारी नौकरी दी जाएंगी, सारी बसों को इलेक्ट्रिक किया जाएगा, हरियाणा और यूपी से होते हुए महाभारत कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा, टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाएगा, एजुकेशन को लेकर अब तक पहले ऐलान हो चुके हैं, मंदिर ट्रस्ट को लेकर ऐलान किए जा चुके हैं। योगी आदित्यनाथ की रैलियां जब से दिल्ली में हुई है, हिंदुत्व तो राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में असर दिखाने लगा है। लोगों की भावनाएं निकलकर सामने स्पष्ट तौर पर आ रही हैं। ये प्रदर्शित हो रहा है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में माहौल बन सकता है, उनको लोग चूज कर सकते हैं। कई जगहों के ऊपर पहले की कंपैरिजन में भारतीय जनता पार्टी उभरेगी। लेकिन क्या चल रहा है? भय की राजनीति प्लस दलित समुदाय को और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को डरा के और अतीत में जो असंतोष की राजनीति की थी, उन सबको इस चुनाव के माहौल पर खूब प्रज्वलित किया जा रहा है। मुस्लिम बहुल इलाके हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं, आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार और कांग्रेस ने भी। कांग्रेस तो कहीं है नहीं, कांग्रेस का वजूद बिल्कुल डाउन से डाउन अब की बार चल रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव उनको पता है होने क्या वाला है। आम आदमी पार्टी वाले नेता कह रहे हैं कि CA/NRC के समय पर मैं खड़ा था, ओवैसी नहीं खड़ा था। शाहीन बाग में हम खड़े थे, वो नहीं खड़े थे। मुसलमानों के जो रहनुमा हैं, जिनके ऊपर घिनौनी धाराएं लगी हुई हैं, जिनका पुलिस ने एनकाउंटर किया है, उनको महापुरुषों की भांति प्रेषित किया जा रहा है कि देखिए वो तो नहीं रहे, अब हम खड़े हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। आज के दिन मुसलमानों को ये अनपढ़ मानते हैं, दलित समुदायों को अनपढ़ मानते हैं कि इनको बरगला करके, इनकी भावनाओं के साथ खेल करके तुम इनके वोट ले जाओगे। भय की राजनीति और चरम सीमा पर असंतोष की राजनीति चल रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान दिखाता हूँ। वक्फ बोर्ड का मुद्दा बड़ा तूल पकड़ रहा है ना। बजट सेशन अभी आने वाला है, बजट पेश होगा, साथ में बजट पेश होने के साथ साथ जो JPC गठित की गई थी वक्फ बोर्ड के लिए, जिसमें सभी दलों के सदस्य हैं, वो भी रिपोर्ट टेबल होने वाली हैं। अब वामपंथी दल पूरे देश में घूम घूम कर हर चुनाव में कह रहे थे कि हमने तो JPC को भिजवा दिया वक्फ अमेंडमेंट बिल, अब देखिए वो ठंडे बस्ते में चलाएगा। लेकिन वो रिपोर्ट दिल्ली में वोटिंग से पहले लोकसभा में, राज्यसभा में टेबल होने वाली है। तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग भड़का रहे हैं कि ये बिल जो आ गया, तो इस बिल के आने से मुसलमानों के ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा और सब कूद पड़ना अगर ऐसा होता है तो सुन लीजिए। मैं पूरे भारत के मुसलमानों को बता रहा हूँ, ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ। मैं बता रहा हूँ मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम भारत को 1980 और 1990 के दहे में लेकर जाएंगे। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। अगर कल को आकर बोलेगा ये शिवा रेड्डी पेट की मस्जिद को मैं तोड़ दूंगा, तो क्या का नौजवान चूड़िया पहन के बैठ जाएगा? कि यहाँ के बुजुर्ग बोलेंगे कि मैं ज़ईफ हो गया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। बुड्ढा भी बोलेगा मरना है तो मस्जिद की हिफाजत करके मरूंगा। नौजवान भी बोलेगा जवानी मस्जिद पे कुर्बान मैं। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग भोले भाले मुसलमान समुदाय के व्यक्तियों के पीछे सलबट्टा बजवाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ये सोचते हैं कि मुसलमानों का भला तो वामपंथी विचारधारा वाले लोग ही कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। ये इनका सोचना है। जबकि बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग वोट भारतीय जनता पार्टी को भी देते हैं और बड़ी संख्या में कि सारे के सारे मुस्लिम समुदाय को जो सुविधा हिंदुओं को मिलती है वो मुसलमानों को भी मिलती है। इसी चुनाव में आपको आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी MIM की पार्टी के लोगों की विचारधारा सरेआम मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ
और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भड़काने वाली मिल जाएगी, समाज में दरार पैदा करने वाली मिल जाएगी। लेकिन मुसलमानों को टारगेट कौन कर रहा है, नफरत की राजनीति कौन कर रहा है, इसके आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। बात करने लायक है, मैंने अपने आप को बर्बाद कर दिया। बताओ किसकी कितनी कुर्बानी है मेरी बराबर? बताओ ये असदुद्दीन ओवैसी की क्या कुर्बानी है? कहां गया था दिल्ली रंगों में? ये बताओ कहां है ये? आपकी सीट को भाजपा को पहुंचाने वाला आपका हमदर्द होगा। आपके नेता को, जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता हो, उसे हराने के लिए आ गया, ये आपका हमदर्द है। आपके शाहबुद्दीन खत्म हो गए, मुख्तार अंसारी खत्म हो गए, और बहुत सारे खत्म हो गए। कौन है आपकी लड़ाई लड़ने वाला? आप सोचो, अगर भाजपा जीत गई तो ये 4 मंजिला इमारत रहेगी। आज पानी की शिकायत मुझसे कर रहे हो, मैं दूर कर दूंगा। ये करने आएंगे, झाड़ू लगाने आएंगे, आपकी सीवर साफ करने आएंगे, सड़कें बनाने आएंगे। भाई साहब, अगर 1 साल सड़क टूटी रही, 2 साल टूटी रही, 5 साल टूटी रहेगी, ये नहीं आएंगे। असदुद्दीन ओवैसी के इस भाषण का जिक्र क्या होगा, असर क्या होगा? क्योंकि चुनाव से पहले ही टेबल हो जाएगी रिपोर्ट। योगी साहब ने एंट्री मार दी है, महाकुंभ यूपी में हो रहा है। उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए कि रोड की दशा खराब है, सिर दशा खराब है, हम तो डुबकी लगा कर आ गए, अरविंद केजरीवाल को डुबकी लगानी चाहिए। वो अब 18,000 रुपये पुजारियों को देने का ऐलान कर रहे हैं। तो हमने करके दिखा दिया। ऐसा कुछ अरविंद केजरीवाल ने मंदिरों का जीर्णोद्धार और मंदिरों की मरम्मत करके दिखाई क्या? कितने बड़े हिंदू हैं? तो आरएसएस पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, अब दिल्ली में बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। और इस मुहाने पर आकर बड़े प्रभावी नेता भाषण के जरिए दिल्ली की जनता के मन में बस रहे हैं। तो बौखला गई है वामपंथी विचारधारा वाली पार्टियां। क्या हुआ? जेपीसी की मीटिंग होनी थी कल। मीटिंग में लोग पहुंचे और एक दूसरे के ऊपर एक ऐसा हवा खड़ा कर दिया गया वामपंथी विचारधारा वाले लोगों को के द्वारा कि अब ये मीटिंग होगी नहीं। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल जी ने 10 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड भी कर दिया 1 दिन के लिए। और फिर कांग्रेस पार्टी का ये सोशल मीडिया के ऊपर वक्तव्य आता है कि अभी और ज़रूरत है, और टाइम दिया जाए। यही मन की बात है। दिल्ली चुनाव से पहले वक्फ बोर्ड अगर संसद में जेपीसी के द्वारा टेबल कर दिया गया तो सारे वामपंथी दलों के प्रति मुस्लिम समुदाय को, जिन्होंने अब इन्होंने भड़का रखा है कि ये बिल आते ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वही मुस्लिम समुदाय के लोग इनसे पूछेंगे कि तुमने किया क्या। इन्हीं से जवाब मांगेंगे कि जिस तरीके से तुम वक्फ बोर्ड को हमारे सामने पेश कर रहे थे कि मस्जिदें छिन जाएंगी, मदरसे छिन जाएंगे, एक मस्जिद छिन गई और कैसे छिनने दे सकते हैं, हम रोड के ऊपर आ जाएंगे, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाए और टेबल हो जाएगी रिपोर्ट और वो वक्फ वाला कानून बन जाएगा। तो बात उल्टी पड़ेगी नहीं पड़ेगी विधानसभा चुनाव में कि कुछ नहीं कर पाए, ना तो ओवैसी और ना आम आदमी पार्टी वाले और ना कांग्रेस पार्टी वाले। नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा जो मुसलमानों के रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं उन्हीं को होगा और गुस्से गुस्से में भारतीय जनता पार्टी को वोट जा सकती हैं। इसलिए अब ये कह रहे हैं कि टाइम बढ़ा दो जेपीसी का, और टाइम दे दो। मतलब ये है कि दिल्ली चुनाव जिस दिन होंगे 5 तारीख को, उसके बाद बेशक से आती जाए, इससे पहले नहीं आनी चाहिए। ये इनकी मन की पीड़ा है। क्या कहता है वक्फ बोर्ड? तो अमेंडमेंट बिल, अब तो क्या होता था कि कोई भूमि है, किसी व्यक्ति ने वक्फ कर दी कि मेरी ये भूमि है, आप वक्फ कर लीजिए किसी कारण के लिए कि ये कारण यहाँ पर मस्जिद बननी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन वो यूज में नहीं है, वक्फ बोर्ड के पास है, तो वो ज़मीन अब नए कानून के तहत सरकार की हो जाएगी। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों की आपत्ति रही है कि ज़मीन तो इतने वक्फ बोर्ड लेकर बैठ गया, लेकिन हमारे लिए क्या क्या? हमारे आम समाज में चाहे भाई शमशान घाट बनाना हो, कब्रिस्तान बनाना हो, ग्रेवयार्ड बनाना हो, कुछ भी इस तरह की चीज़ों के लिए तो ज़मीन सरकार स्वयं देती है, पहले से दी हुई है, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए कहीं पर भी मनाही नहीं है। लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में ज़मीन होने के बाद भी यही वक्फ बोर्ड मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, तो मुस्लिम समुदाय के लोगों के मन में भी क्वेश्चन है। क्या होता था? सरकारी ज़मीन पड़ी है, इंदिरा गांधी की सरकार हो, नेहरू जी की सरकार हो या फिर मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, वक्फ बोर्ड को इतना ताकतवर कर दिया था कि यहाँ उन्होंने दावा ठोक दिया तो उनकी। प्राइवेट व्यक्ति था वो तो वो काउंटर दावा कर देता था, लेकिन सरकारी ज़मीन पर कौन दावा करता था? 80%, लगभग 80% तक यूपी जैसे बड़े स्टेट में वक्फ बोर्ड की ज़मीन सरकारी ज़मीन है। वो सरकारी ज़मीन अब काम तो कुछ उस जगह पर कुछ विकास कार्य होंगे तो मुसलमानों के काम भी आएंगे और हिंदुओं के काम भी आएंगे, सबके काम आनी चाहिए ना। तो ये वक्फ बिल लाना कहाँ से गलत हो गया? वक्फ बिल लाकर क्या मस्जिदें छीनी जा रही हैं? क्या कब्रिस्तान छीने जा रहे हैं? एक मस्जिद छीन ली, बाबरी का एग्जाम्पल दिया जा रहा, और नहीं हम छीनने देंगे। अरे कहाँ से चीज़ों को कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं?
भड़का कौन रहा है और नफरत की राजनीति का आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व राष्ट्रवाद का मुद्दा हिंदुओं में बस रहा है और उसका दिल्ली में अब की बार ट्रायल होने वाला है। 2 ट्रायल ऑलरेडी हरियाणा और महाराष्ट्र में सफल हो चुके हैं। लोकसभा के बाद दिल्ली बड़ा ही एग्जाम्पल सेट अब की बार करने वाला है। जीतो या ना जीतो, लेकिन कद बढ़ना भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में तय है। तो बौखलाहट सबको हो रही है, चारों तरफ से बौखलाहट हो रही है। राहुल गांधी जो कहते हैं ना कि आरएसएस के खिलाफ लड़ना है, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ना है, वो इसी आरएसएस एग्जाम्पल सेट करती जा रही है। हरियाणा महाराष्ट्र अब दिल्ली में करने वाली है। ग्राउंड लेवल पर सामने ना आकर जो काम कर रही है उसका रिजल्ट और नतीजा आपको देखने को दिल्ली में जरूर मिलेगा। इसलिए इनको परेशानी हो रही है कि आरएसएस धरातल पर हिंदुत्व राष्ट्रवाद को लेकर जा रही है। प्रभावी नेता लोगों की, जनता के सामने वो चीज़ें रखते हैं, अतीत में क्या होता था और अब क्या होता है, लोगों को समझ में आ जाती हैं। ये तिल मिलाहट वामपंथियों को पसंद नहीं है। इन्होंने अतीत में नफरत की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति जो की है वो सब बेनकाब हो रही है। जब चीज़ें सामने आएंगी कि इतनी ज़मीन हमारे हिंदुओं को अभी तक तो ये पता नहीं है कि उनके गांव में, उनके ज़िले में, उनके शहर में कितनी ज़मीन वक्फ बोर्ड के नाम पर चढ़ी हुई हैं। देख लेना आप निकाल करके वेबसाइट पर जाकर, वक्फ प्रॉपर्टीज नाम से। जिस दिन पता चलेगा उसके दिन आपको असलियत पता चल जाएगी कि एग्रीकल्चर लैंड, सरकारी लैंड, ऐसी ज़मीन जो खाली पड़ी है अब तक, उन पर विकास कार्य होकर के कितने लोगों को रोजगार मिल जाता, वो ज़मीन बंजर पड़ी हुई है। वहाँ पर ऐसे ऐसे पेड़ पौधे उगे हुए हैं वर्षों से, वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। क्या वो वहाँ पर अस्पताल बनता तो मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों के वो काम नहीं आता? क्या सरकारों को ये करना चाहिए कि एक ही समुदाय के लोगों को ज़मीन दे दो और वो बंजर पड़ी रहे? क्या ये नहीं करना चाहिए कि कोई अस्पताल बनाए, स्कूल कॉलेज बनाए, वो सब समुदाय के लिए समान रूप से लाभान्वित पहुँचाए? दिल्ली चुनाव टुकड़ों टुकड़ों में बहुत कुछ कह रहा है। चाहे मुद्दों के सहारे राजनीति हो, चाहे शराब नीति, जेल जाना, यमुना का मुद्दा, महाकुंभ का मुद्दा, हिंदुत्व राष्ट्रवाद, पुजारियों को पैसा देना मंथली, पहले मौलाना को दे रहे थे, अब कुछ एमआईएम के पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं कि ओवैसी तो बीजेपी के लिए काम कर रही है। ये तमाम चीज़ें एक बड़े निचोड़ के ऊपर धीरे धीरे दिल्ली के चुनाव को लेकर आ रही है। जोर अब तक का सबसे ज़्यादा सभी राजनीतिक पार्टियों का दिल्ली में लग रहा है। निश्चय ही नतीजे सबके लिए फ्रूटफुल होने वाले हैं। आपके विचार क्या है कि कौन सी विचारधारा देश के लिए अच्छी है, दिल्ली के लिए अच्छी है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।